आपने उत्तराखंड क्रांति दल की विधानसभा की जो 2027 में चुनाव होने हैं उसकी तैयारी के बारे में पूछा, तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तैयारी पूरी तरह से जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसमें जुट गए हैं, क्योंकि हमने अध्यक्ष का भले ही हमारा आज चुनाव नहीं हो पाया अभी तक, तो हमें उम्मीद है कि महीना डेढ़ महीने के अंदर हम वो भी काम पूरा कर लेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर सेना नायक नहीं है तो पूरी कार्य जो फौज जो है पीछे हट जाती नहीं। उसका जो नेक्स्ट OIC होता है, किसी न किसी रूप में किसी कार्यकारी को बनाया जाता है, तो वो उसका काम नाम दिखता है। तो उसी प्रक्रिया में आज हमारे जो जितने भी जिला हैं, हर जिले में हमने जिलाध्यक्ष बना दिया है और जिलाध्यक्ष ने अपने नीचे पूरी कार्यकारिणी बना दी है। और वो कार्यकारिणी अभी से मुझे, बल्कि जहां तक दूसरे दलों का सवाल है जो प्रशासन में है, कांग्रेस या भी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन लोगों की भी उतनी तैयारी नहीं है जितनी हम लोगों ने शुरू कर दी। अगर 2027 की बात करें तो 2027 में किन मुद्दों को लेकर के आप आम जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा एक तो हमारा मैनिफेस्टो, जो उत्तराखंड क्रांति दल का मैनिफेस्टो था, उस पर तो काम होगा ही। गैरसैंण राजधानी तो राजधानी, भू कानून तो भू कानून। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से 25 साल प्रदेश का दोहन किया है इन दोनों केंद्रीय जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन मुद्दों को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, जिस तरह से जो है दारू के जो ठेके खुल रहे हैं, जगह जगह खुल रहे हैं, केवल एक सरकार आज प्रशासन नहीं रहा, सरकार एक व्यवसायी बनके उत्तराखंड में काम कर रही है कि जो हमारी जल जमीन और जंगल है वो पूरे किस तरह से उन्होंने व्यवसायियों के हाथ में बेच के आज पूरा पैसा यहाँ का जो है बाहर जा रहा है। आज यहाँ के संसाधनों पे हमारा अधिकार नहीं है। टिहरी झील इतनी बड़ी है, वहां से बिजली बन रही है, हमको उस बिजली का 1% भी उसका हमारे पास नहीं मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश जा रही है, उत्तर प्रदेश से हम बिजली खरीद रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि सब संसाधन हमारे पास हैं, उसके बावजूद भी हम उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पूर्व में कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों पे हमने काम किया है, उन गलतियों को सुधारने का पूरा हम कोशिश में लगे हुए हैं। जो गलतियां हुई थी वो पुनरावृत्त न हो, तो लोगों के बीच में हम जा रहे हैं अभी, और लोगों का विश्वास भी जग रहा है आज हमारे प्रति, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके हैं इन दो राष्ट्रीय पार्टियों से कि अब उनके पास विकल्प नहीं है। तो आज पूरी उत्तराखंड की जनता, चाहे वो नारसन से लगा के और माणा तक, इधर आप जो है मुनस्यारी से लगा के आपके चक्रोदा तक जो है, अब एक क्षेत्रीय दल के ऊपर टकटकी लगा के बैठे हैं कि कब ये लोग आए और कब हम इनके साथ में दें, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों से उनको वो परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल सच्चाई है। जब हमारे संसाधन हमारे पास है, आज जंगल में मैं एक पेड़ काटता हूँ या एक घास काटने भी जाता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे जो है वहां का जो फॉरेस्ट गार्ड है वो पकड़ सकता है, उस पर भी मेरा अधिकार नहीं है। तो हमारा शेड्यूल 5 जो आप यहाँ पे चल रहा है कि ट्राइबल स्टेटस हमको मिलेगा, तो जल जंगल जमीन हमारी होगी ना, उन पर हमारा अधिकार होगा। लेकिन नहीं है, क्योंकि सरकार को जंगल से भी बेचना है, जमीन से भी बेचना है। जमीन में वो अपने नए नए इंस्टॉलेशंस लगा रहे हैं, बाहर के व्यवसायियों को वहां होटल बन रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई जो है रोपवे ले रहा है। तो हमारे पास कुछ नहीं, जो हमारे संसाधन है वो सरकार ने ले लिए। तो इन सब से पीड़ित होकर इस समय जनता हमारी तरफ टकटकी लगा के बैठी हुई है, और हम जनता को आश्वासन दिलाते हैं कि जितने भी आय से अधिक संपत्ति के केस, चाहे वो विधायक पे हो, चाहे मंत्री पे हो, चाहे मुख्यमंत्री पे हो, हम एक को बख्शेंगे नहीं। इनकी आय से अधिक की संपत्ति जिसकी भी होगी, हम पूरी जांच करवाएंगे और इनसे ही वो पैसा उगलवाएंगे। अगर ये उत्तराखंड में रहेंगे तो इनको पैसा देकर देश छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। ये एक स्थिति हम ला के रहेंगे, क्योंकि ये जन आक्रोश है। मैं एक सैनिक प्रकोष्ठ का केंद्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों की भावनाएं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग किस तरह से परेशान है। मैं ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं उत्तराखंड का कोई भी क्षेत्र, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया हूं। अभी आप ऋषिकेश में जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है आज एक डेढ़ हफ्ते बाद यहाँ पर आने वाले हैं, हम 25वां अपना स्थापना दिवस मनाने वाले हैं, और उसके तुरंत पहले ये इतना बड़ा एक जवान लड़का हमारा 30-31 साल का लड़के को मार दिया, जिसका एक बच्चा अभी 8 महीने का है, जवान बीबी है, उसकी जो है चाकू गोप कर हत्या कर दी गई। तो इस तरह की कानून व्यवस्था तो बिल्कुल फेल है यहाँ पे। और वो भी कहाँ, जो हमारी ऋषिकेश, जो जिसको हम अपना जो है वहां पे मानते हैं उसको कि ये हमारी पवित्र सिटी है, वहां पे लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं, वहां पे लोगों में विदेशी लोग वहां पे आते हैं, और उस सिटी में धर्म की राजधानी बोलते, बिल्कुल धार्मिक स्थल है हमारा, और वहां पे मेडिटेशन का केंद्र है वो सबसे बड़ा, वहां पे योग का सबसे बड़ा केंद्र है, और लोग बाहर से विदेश से आते हैं। तो क्या मैसेज विदेश में जा रहा है कि यहाँ तो कानून व्यवस्था जी, पहले सबसे पहले तो ऋषिकेश के अंदर गंगा किनारे हमारा वो शहर है, पवित्र, उसकी पवित्रता अलग है। वहां दारू का ठेका खोलने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी या उसका प्रशासन जो है, उनका प्रशासन जो है एक व्यवसायिक के तौर पे काम कर रहे हैं कि बस इनको आबकारी विभाग से पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ जा रहा है वो तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि वी डोंट हैव एनी प्रूफ। लेकिन ये सच्चाई है कि आज 4 धाम यात्रा जहां तक है, आप गंगोत्री तक चले जाइए, जब
हमने कांवड़ियों के मुंह से सुना, जब कांवड़ी गंगा जल लेने के लिए वहां जा रहे थे तो बोल रहे थे भाई यहाँ पे कांवड़ियों के लिए सुविधा नहीं है, लेकिन दारू के ठेके हर कोने में खुले हुए हैं। तो देवभूमि का स्टेटस, देवभूमि की ये बातें उनके मुंह से सुन के ना हमें भी अपने आप पे शर्म महसूस हो रहा था कि जिस देवभूमि में हमें सम्मान मिलना चाहिए था वहां पे आज लोग हम पे टॉन्ट मार रहे हैं, हम पे ताने कस रहे हैं। वो जो है आज हम देख रहे हैं कि वो छाछ छोड़ने वाली हमारी पहाड़ों की रीति होती है, धान कूटने वाली होती है या गेहूं पीसने वाले होते हैं, वो वहां जा जाके वो चीज दिखाकर बाहर लोगों को दिखा रहे हैं। हमें पता है कि असली सच्चाई क्या है। गांव में लोग नहीं है, कौन धान कूटेगा वहां पे, खेती कौन कर रहा है आज की डेट में, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ये सब झूठे विज्ञापन है और उन झूठे विज्ञापन का आपके ही भाई पत्रकार राहुल कोटियाल ने जब खुलासा किया तो उनके ऊपर जो है मुकदमे ठोकने शुरू कर दिए। तो सरकार केवल भ्रष्टाचार पे लिप्त है और भ्रष्टाचार को जो उजागर कर रहा है उसके पीछे अपनी प्रशासन की ताकत या धन बल की ताकत दिखा के उसको दबाने की। भ्रष्टाचार में एक चेन ऐसी बनी पड़ी है कि मुझे पता है कि मेरा शीर्ष अधिकारी या शीर्ष मंत्री जो है या सांसद है वहां तक मेरे पैसे जा रहे हैं, तो मैं कैसे कैसे आपके उसमें कंट्रोल में रहूंगा, क्योंकि चेन बनती है ना। जब आपकी कमियां मेरे को पता होंगी तभी तो मैं आपसे रौब से बात करूंगा। अगर आप ईमानदार होंगे तो मेरी क्या हिम्मत की मैं आपके सामने कुछ बोल दूं। तो यही उत्तराखंड के अंदर चल रहा है कि एक चेन बनी हुई है, एक चेन चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का ले जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हर डिपार्टमेंट में एक चेन बनी हुई है कि यहाँ का पैसा वहां तक पैसा पहुंचता है, इसलिए कोई किसी के कंट्रोल में नहीं। बात खनन की करें तो खनन में भी कई बार जो सरकार के विधायक है उन्होंने खुद आरोप लगाया अपनी सरकार पे कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है, हम होने नहीं देंगे। और दूसरा कि जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने भी जो संसद में जाकर के कहा था मेरे यहाँ पे खनन हो रहा है, इसको कैसे देखो? जी, मैं सम्मान करना चाहूंगा अपने माननीय सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री भी थे। वो एक हिम्मत वाले सांसद निकले, क्योंकि बीजेपी के अंदर इतनी किसी की ताकत नहीं होती कि लोकसभा में जाके या सरकार के खिलाफ कुछ बोल दें, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और लोकसभा में ये रखा कि खनन का टाइमिंग अगर 9 बजे से 5 बजे तक का है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में जो है खनन का कोई टाइम ही नहीं है, रात दिन लगे हुए हैं और केवल पैसा उगाई एक माहौल बना हुआ कि खनन से हम कितना पैसा कमा सके। और उसी का अंजाम है कि आज इतनी बड़ी बड़ी आपदा आएगी, क्योंकि खनन का मतलब होता है चुगान करना। आपने हाथ से पत्थर उठाने हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरनी है, ट्रक में भरना है, लेकिन यहाँ तो 20 फीट नीचे तक जो है जेसीबी लगी हुई है। तो उसी का कारण है कि जब नीचे की मिट्टी आप खोद दोगे तो ऊपर से मिट्टी आएगी। तो आज पहाड़ दरक रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि अति जो है खनन का काम हो रहा है और अति जो है विकास के नाम पे जो है विनाश का काम चल रहा है। आज देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर आपका हल्द्वानी, यही 4 जगह हैं जहां पे थोड़ा बहुत आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अदरवाइज पहाड़ों में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहां पर कोई ट्रीटमेंट हो सके। केवल रेफरल सेंटर बने हुए हैं। अगर वहां पे अल्ट्रासाउंड की मशीन है तो वहां पे ऑपरेटर नहीं है, अगर वहां पे सिटी स्कैन की मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, एक्सरे मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, या फिर धूल चाट रहे हैं। परसों इसी मामले में हमने देहरादून के जो सीएमओ हैं उनको भी ज्ञापन दिया कि आपको इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। अब मंत्री जी को भी हमने मैसेज भेजा है कि आपको पहाड़ों में, अभी आपको एम्स आपने ऋषिकेश में बना दिया, एनआईटी आपने श्रीनगर खोला, जबकि एनआईटी ऋषिकेश में होना चाहिए था एनआईटी, और ये एम्स जो है ऋषिकेश की तरफ, सॉरी श्रीनगर में होना चाहिए था। लेकिन सब उल्टा चल रहा है क्योंकि पैसे का खेल है। आज आप भर्ती जो है बाहर के लोगों, क्योंकि पहाड़ में अगर हॉस्पिटल जाएगा तो वहां ना डॉक्टर जाएंगे ना वहां का स्टाफ जाएगा, लेकिन आपने गेम खेला क्योंकि स्टाफ भी आपको राजस्थान और हरियाणा उत्तर प्रदेश से रखना है। अगर उनको पहाड़ों में देखो तो वो आएंगे नहीं, तो पैसा देके वो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पहाड़ी उसमें है नहीं। तो आपने पहाड़ियों को रात छल किया है और आज पहाड़ी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसीलिए वो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ टकटकी लगा के बैठा हुआ है कि आप लोग आइए सत्ता में और हमारी जो परेशानी है उसका निवारण। अगर गैरसैंण में राजधानी होती तो वहां आईएएस भी बैठते, सचिव भी बैठते, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वहां पे डॉक्टर भी बैठते, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां पे अच्छे स्कूल भी होते। तो सबसे बड़ा खेल तो यही है कि हम राजधानी डिक्लेयर होने के बाद भी इतना बड़ा एसेट, वहां पे 800 करोड़ रुपए का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, और उसके बावजूद भी हम वहां राजधानी नहीं ले जा, केवल 3 दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए वहां जा रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसी के कारण है कि हमारे क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, आज डॉक्टर जो है हॉस्पिटलों में नहीं जा रहे। अगर पहाड़ों में डेवलपमेंट होता, हॉस्पिटल अच्छे होते यार, एक आप स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए ना कि आपने अगर मेडिकल के, अगर आपने गवर्नमेंट कोटे से अपना एमबीबीएस किया है तो आपको कम से कम 5 साल जो है पहाड़ों में सेवा देनी पड़ेगी। कागजों में है, सच्चाई है। अगर राजधानी वहां पे जाएगी तो पूरा इतना बड़ा स्टाफ यहां से जाएगा तो लोग पलायन क्यों करेंगे? जब उनको सब सुविधा वहां पे मिलेगी, स्कूल भी खुलेंगे, हॉस्पिटल भी खुलेंगे, सब कुछ खुलेंगे, सड़कें भी अच्छी होंगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, तो क्यों लोग पलायन करेंगे? पलायन करने का मुख्य कारण यही हो गया कि आपने सुविधाएं नहीं दी।
आप वहां पे ना शिक्षा है, ना सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा है, ना सड़कें हैं, तो लोग तो इलाज करने आएंगे ही यहाँ पर, कहाँ जाएंगे? बाकी पैसा सबके पास है आज की डेट में। और वही कारण है कि आज पलायन, हमने वहां से पलायन कर लिए और आपने हमारी जमीन है जो है बाहर वालों को बेच के आज वो अपना रिसोर्ट बना रहे हैं वहां पे। पूर्व में भी मैं क्योंकि सैनिक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से आता हूँ, क्योंकि हमारा काम भी कंस्ट्रक्शन का ही होता है, तो मैं खुद उस स्थान पे गया था और मैंने उस स्थान का थोड़ा निरीक्षण किया कि इतना बड़ा आइडिया तो मुझे इतना नहीं है, लेकिन जो भी मैंने वहां पे पाया कि वहां पे किसी इंजीनियर को दिखाने की जरूरत नहीं, वहां पे कोई अनपढ़ आदमी भी अगर जाएगा तो वो भी बताएगा कि इसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। इस तरह की क्वालिटी ऑफ वर्क, इतना पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क था। ऊपर से उसमें जो 49 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो जो है लगभग 100 करोड़ पे पहुंच गया। तो ये जो है मैनिपुलेशन है, ये पैसे की बर्बादी है, हमारे टैक्स का पैसा है। ऊपर से मैं प्रधानमंत्री जी जो हमारे बहुत ही सम्मान करता हूं मैं उनका, लेकिन उनको ऐसे सैन्य धाम के उद्घाटन के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस सैन्य धाम पे पहले ही जो है भ्रष्टाचार की ये भेंट चढ़ा हुआ है। लोगों की नजर में ये धाम नहीं है कोई, इसको हम धाम कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो धाम को बनाने वाला मंत्री यहाँ पर है, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, उनके ऊपर खुलेआम जो है इसमें नैनीताल हाई कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति का केस लंबित है। और हम प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि जब तक ये केस फाइनल नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार उसी में किया हुआ है, और जब तक इनका आय से अधिक संपत्ति का केस जो है खत्म नहीं होता, तब तक आपको इसका उद्घाटन करने आना नहीं चाहिए, या फिर उन्हीं के हाथों से उद्घाटन। शिक्षा में ये है कि अभी आपने यहाँ पे 130 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, जिसमें आप फार्मासिस्ट को जो है 50 सीटें आपने हर कॉलेज में रखी हुई है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6500 स्टूडेंट्स पर ईयर जो है फार्मासिस्ट निकलते हैं। अब आपने चाल क्या खेली, क्योंकि कॉलेज में तो व्यवसायी बड़े बड़े बाहर के हैं, आपने कॉलेज खोल दिए, वैकेंसी भी क्रिएट कर दी वहां उनको एडमिशन के लिए, लेकिन जब उनको डिग्री मिलती है तो उस डिग्री के लिए न तो आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं ताकि आप स्वरोजगार कर सको, ना आप उनको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। आपने अभी तक जो है वैकेंसी निकाली नहीं है। हजारों लोग जो है करके डिग्री लेने के बाद भी घर में बैठे हुए हैं। तो ये तो सरासर छल हो रहा है कि आपने व्यवसाय को फायदा पहुंचा रहे। भाई एक अगर फार्मासिस्ट ने डिग्री लेनी तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए वो इंस्टीट्यूट में खर्च करता है, उनकी तो कमाई चल गई। डिग्री मिलने के बाद आप लाइसेंस नहीं दे रहे ताकि वो अपनी दुकान भी नहीं खोल सकता मेडिकल की, वैकेंसी आप निकाल नहीं रहे हैं। तो जवान तो युवा तो ठगे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। सरकारी स्कूल जितने पहाड़ों में आज आप कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रहे हैं, वो लीज में उनको देंगे, उसके बाद वो कुछ दिन पढ़ाई चलाएंगे, उसके बाद वो अपना होटल खोलेंगे, उसमें कौन पूछने वाला है। ये शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड की है, बहुत ही दयनीय स्थिति है इसमें हर क्षेत्र। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र डेमोक्रेसी जहां होती है वहां पे जनता ही सर्वोपरि होती है। तो जब जनता खुलेआम चाह रही है कि भाई आप नकारे हुए हो, और दुर्भाग्य हमारा यह है कि एक नकारा हुआ मुख्यमंत्री जिसको जनता ने इलेक्शन में उससे मतलब उनको अलग कर दिया था कि तुम हारे हुए हो, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार का उन पे हाथ ऐसा है कि वो दोबारा भी हारने के बावजूद भी हमारे वो मुख्यमंत्री, भले उसके बाद उपचुनाव में वो जीत के आए, लेकिन हारे हुए मुख्यमंत्री को हम पे थोपा गया, और उसी का हर्जाना आज यहाँ की युवा भर रहे हैं कि आज जनता भर रही है, युवा ही नहीं सारी जनता त्रस्त है। और उसी का फल है कि आज हम बहुत पीछे, हमारा उत्तराखंड जो है जो था 25 साल पहले उससे बहुत पीछे। हम उत्तर प्रदेश सरकार में मुलायम सिंह जी की सरकार में बहुत अच्छे थे, हर फैसिलिटी मिलती थी, हर रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन जब से उत्तराखंड सरकार बनी, उत्तराखंड स्टेट बना, तब से हमारे जो वो अधिकार भी थे, हमें फौज में भर्ती होने के लिए भी कुछ कंसेशन मिलता था, बहुत कुछ फैसिलिटीज थी, वो सब खत्म हो चुकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद आपका भी कि आप जो है जन जन की आवाज, ये मेरी राकेश झनी की आवाज नहीं थी, ये कोई सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की आवाज नहीं थी, ये हमारे उत्तराखंड की जनता की आवाज थी। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे पत्रकार जो है जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचा।